कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत ही कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, बराबर। पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की प्रक्रिया का भी एक कॉन्सेप्ट है। पर बहुत बार ये कंसेप्ट को समझने के बजाय हमारे अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो आज इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, बिकॉज हम ये पर्दाफाश करने वाले हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के मिसकंसेप्शंस क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज हमें अपनाने नहीं चाहिए, क्या अपनाने चाहिए। सही है दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बालराजू कर्री, आपका कोच। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स बच्चों के मन में होता है और उसके वजह से 2 साल में ठीक तरह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, सही स्ट्रैटेजीज को अप्लाई नहीं कर पाते हैं और एट द एंड दे एंड अप विथ नो सिलेक्शंस इन द कॉलेजेस एंड फिर फेल्योर बाबा बन जाते हैं। दूसरों को बोलते हैं तो ये मत करना, मैंने ये गलती की थी, तुम मत करना। राइट? कौन सी बात है? पहला सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये होता है बिकॉज 10वीं के बाद जो है वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हैं, नीट हो या जेई हो या सीईटी वाटर एग्जामिनेशन, अब तक उनका एक्सपीरियंस किसके ऊपर है? अब तक हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ स्कूल के एग्जाम की तैयारी करने के लिए है, मतलब बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए, और वही कंसेप्ट और वही लॉजिक और वही माइंडसेट को लेके हम चलते हैं नीट जेई सीईटी की तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी गलती, बिकॉज सब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच अलग होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच अलग होता है। सब्जेक्टिव एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है, पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको सॉल्व करना है तो सब्जेक्टिव में आपको सब रूल्स पता होना चाहिए आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के, एंड स्टेप बाय स्टेप सभी रूल्स आप फॉलो करेंगे, फिर नाम लिखेंगे। पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में एक 3-4 रूल आपको पता है तो ऑप्शन लिखा हुआ है, राइट? एक रूल आपको पता है, अप्लाई करो, कहाँ का अप्लाई हो रहा है, 3 जगह हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, एलिमिनेट द ऑप्शन। सेकेंड रूल अप्लाई करो, हाँ 2 जगह हो रहा है, 3rd जगह नहीं हो रहा है, एलिमिनेट द ऑप्शन। 3rd रूल अप्लाई किया, एक और कैंसिल हो गया, जो बचा वही आंसर है आपका। सो फर्स्ट थिंग हमें क्लियर होना चाहिए दैट बोथ आर 2 डिफरेंट एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम इज डिफरेंट स्कूल लेवल का एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज डिफरेंट। ये पहला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अगर हम कोई क्लास लगा ले, कोचिंग ज्वाइन कर ले या फिर ऑनलाइन ऐप पे कोई रजिस्ट्रेशन कर ले और उसके बाद टीचर का सुन लेते यूट्यूब में या फिर ऑनलाइन में या कोचिंग के अंदर, अगर हमको समझ में आ गया है ना तो हम कर लेंगे। कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, ऐप पे यूट्यूब वीडियोस देख लेते हैं, बहुत बच्चों को समझ में भी आ जाता है, परंतु जब वो खुद सॉल्विंग के लिए बैठते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन आता है। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे सब समझ में आ गया, अब मैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बैठूंगा, सॉल्व हो जाना चाहिए, बिकॉज 10वीं के अंदर ऐसा ही हुआ था ना। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप सब मेरे पास आए, मेरा स्विमिंग क्लासेस है, स्विमिंग ऐसा कुछ नहीं है, मान लो आई हैव स्विमिंग क्लासेस, आप सब आए और मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया स्विमिंग कैसे करने का, एंड फिर मैंने भी स्विम करके आपको दिखा दिया, देखो बेटा स्विमिंग ऐसे करने का, और आपने देखा कितना आसान है स्विमिंग करना, मेरे को पूरा समझ में आ गया है स्विमिंग कैसे करना, पूरा थ्योरी क्लियर हो गया, और सर को भी देखा स्विमिंग करते हुए, बहुत आसान है यार, उड़ी मारो स्विमिंग पूल में, तैर लोगे? नहीं ना। उसी प्रकार से ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जब टीचर पढ़ाता है तो लगता है कि बहुत आसान है, When he is swimming, it seems to be very easy. But जब हम कूदते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए तो होता नहीं है। These two are different things again. थियरी को समझना क्लास के अंदर और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना 2 अलग अलग बातें हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है। डू नॉट एक्सपेक्ट, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है बच्चों का, अगर क्लास में थियरी समझ में आ गया तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। दोनों बातें अलग अलग है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको क्वेश्चन अधिक सॉल्व करने पड़ेंगे। यू हैव टू सॉल्व मोर। स्टार्टिंग में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको सोल्यूशन देखना पड़ेगा, टीचर से क्वेश्चन करना पड़ेगा, टीचर से समझना पड़ेगा, आस्क योर टीचर, टेक सपोर्ट ऑफ टीचर्स। इसीलिए ऑफलाइन टीचर होना ज़रूरी है जो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बार बार बताएंगे, और फिर सपोर्ट ले लेके आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन टकाटक सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। राइट? वेरी इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन था ये। उसके बाद तीसरा मिसकंसेप्शन ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि यार 10वीं में तो हमने आखिरी के 1-2 महीने पढ़ाई करके उड़ा दिया एग्जाम, 90% लेके आए, तो ये भी ऐसे ही कर लेते हैं। लास्ट 12th के एंड में पढ़ाई कर लेते हैं
और नीट और जेई सीईटी क्रैक कर लेते हैं, स्टार्टिंग से कौन मगजमारी करेगा? माय गॉड, डेंजरस मिसकंसेप्शन। आपको शुरुआत में भले जब एकदम स्टार्ट करते हैं आप 10th के बाद 11th में, उस टाइम एकदम हैबिट नहीं है, आपको कम पढ़ाई करेंगे 3-4 घंटे का, पर स्लोली आपको जो है ना 1-2 महीने में 3 महीने में आपका स्टडी आवर्स को बढ़ाना पड़ेगा। इनिशियली जितना अधिक एफर्ट्स आप डालेंगे एंड में उतना ही आसान हो जाएगा। इनिशियली जितना अधिक एफर्ट्स यहाँ पे डालेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम डालेंगे आप, एंड में समझना और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए समय अधिक मिलेगा, रिवीजन को समय अधिक, बिकॉज बहुत सारा कंटेंट होता है टुवर्ड्स एंड। इतना कंटेंट लास्ट में होने वाला नहीं है, तो शुरुआत से ही 100% एफर्ट्स डालना ज़रूरी है अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। तो इस मिसकंसेप्शन को आप दूर कर लीजिए कि आखिरी पढ़ाई करिए, एग्जाम में दे दूंगा और पास हो जाऊंगा। ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, राइट? अच्छा, एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन इसी के अंदर है। क्या कुछ लोग बोलते हैं सर स्मार्ट वर्क करो, कुछ बोलते हैं हार्ड वर्क करो। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपको नंबर ऑफ स्टडी आवर्स अधिक होना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं इतनी ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करा, राइट? कम पढ़ो पर स्मार्टली पढ़ो। दोनों में से क्या सही है? हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझना ही कॉन्सेप्ट को समझना हम बोलते हैं। नहीं समझ पाए तो मिसकंसेप्शन बन जाता है, राइट? हमें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। सिर्फ क्वांटिटी है पर क्वालिटी नहीं है तो गधे की मेहनत हो जाएगी, राइट? और गधा बोलना कोई कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं, राइट? गधे की तरह मेहनत करेंगे तो हम क्या बनेंगे? गधा बनेंगे। तो सिर्फ हार्डवर्क नहीं करना है, इट शुड बी डन विथ प्रॉपर प्लानिंग एंड एनालिसिस। प्रॉपर एनालिसिस से और प्लानिंग से जब हम उस मेहनत को पुटअप करेंगे दिन भर, तब रिजल्ट्स बनेंगे, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। द मिसअंडरस्टैंडिंग सम पीपल हैव स्मार्ट वर्क, मतलब उनको लगता है कम पढ़ाई करो। मेहनत तो करना ही है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। व्हाट इज नेक्स्ट मिसकंसेप्शन? अरे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं स्ट्रेस मत लो यार, डोंट टेक स्ट्रेस, हैव ए स्ट्रेस फ्री स्टडी। और कुछ लोग बोलते हैं अरे स्ट्रेस नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगा, स्ट्रेस के बिना सक्सेस मिलता नहीं है। कितना कंफ्यूज कर रहे लोग, है ना? लेट्स हैव बैलेंस। यस, दोनों भी सही है ना? स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना है, ओवर स्ट्रेस, पैनिक नहीं होना है। 3 जोन्स होते हैं, कंफर्ट जोन, स्ट्रेस जोन एंड पैनिक जोन। कंफर्ट जोन में व्यक्ति कुछ सोचता, टेंशन नहीं लेता है, नो चिंता, वो भी गलत है। पूरा नो चिंता नहीं होगी तो आगे आप बढ़ेंगे नहीं, वो कंफर्ट जोन है, कभी ग्रो नहीं होता है। पैनिक जोन मतलब टू मच ऑफ स्ट्रेस, ओवर स्ट्रेस, भाई क्या होगा, अब मेरा क्या होगा, है ना? ये सोचते रहते हैं क्या होगा, कुछ करते नहीं है। जब ओवर स्ट्रेस होता है तो प्रॉब्लम के ऊपर इतना फोकस करते हैं कि सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। तो हमको दोनों के बीच में होना, जिसको स्ट्रेस जोन बोलते हैं साइंटिफिकली। तो स्ट्रेस जोन में व्यक्ति बैलेंस होता है, ये सोचता है अच्छा मेरा ये प्रॉब्लम है तो व्हाट शुड आई डू, व्हाट इज द सोल्यूशन। हमें सोल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम के ऊपर नहीं। तो आपका स्ट्रेस बैलेंस्ड होना चाहिए, इतना ही स्ट्रेस होना चाहिए कि आप सोल्यूशन निकाल सको, उससे इंप्लीमेंट कर सको। इतना भी स्ट्रेस जीरो नहीं कि आप सोल्यूशन के बारे में सोचो ही नहीं, इतना भी अधिक स्ट्रेस नहीं कि आप प्रॉब्लम को ही फोकस करते रहो, राइट? देयर इज अ बैलेंस। दिस इज द राइट कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ मच स्ट्रेस टू बी टेकन फॉर स्टडीज। नो मिसकंसेप्शंस, जीरो स्ट्रेस भी नहीं, ओवर स्ट्रेस भी नहीं, राइट? अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन है, सर लोग क्या एग्जाम में आएगा पता नहीं, इसलिए पूरे सिलेबस को एक एक चीज करके टेक्स्ट बुक के अंदर से हर टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। अब टाइम इतना सही है, इतने सारे टॉपिक्स है, इतने सारे चैप्टर्स है, और बंदा हर टॉपिक को फोकस करता है। सर ये कैसा मिसकंसेप्शन? ये तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, परंतु सभी टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देना सही बात नहीं है, बिकॉज वी शुड डू एनालिसिस, राइट? मेरा वीडियो है ए पॉलिसी के ऊपर, उसमें एक है एनालिसिस। हमें पहले एनालिसिस करना चाहिए कंटेंट का और देखना चाहिए मोर वेटेज टॉपिक्स कौन से है, उसको अधिक फोकस करना है। हमारे प्लानिंग में उन टॉपिक्स को अधिक फोकस करना चाहिए और लेस वेटेज टॉपिक्स को कम फोकस करना चाहिए। पढ़ना सब कुछ है, पर किसको अधिक टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, ये पता होना चाहिए। ये ना जान के जब सबको हम इक्वल टाइम बोलते हैं, हम सबके प्रति एक समान है, वी आर इक्वल टू एवरीबॉडी, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। इसकी वजह से एग्जाम में ऐसा हो जाता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं सर जो मैं पढ़कर गया ना वो आया ही नहीं। तो मैं बोलता हूँ सॉरी, जो पढ़ना चाहिए इतना आपने पढ़ा ही नहीं।
जो नहीं पढ़ना चाहिए तो सब पढ़ लिया तो क्यों आएगा एग्जाम के अंदर? तो उसकी एनालिसिस नहीं किया आपने। अगर आपने प्रॉपर प्रीवियस ईयर पेपर्स एनालिसिस किया होता तो आपको समझता ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की संभावना ज़्यादा है, ये टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है। अब बिकॉज वो आसान थे इसीलिए हमने अधिक पढ़ लिया, जो इजी लगा वो पढ़ लिया, जो टफ लगा छोड़ दिया। क्या स्किप करना है क्या स्किप नहीं करना है पता होना चाहिए, उसके लिए एनालिसिस करके जाना चाहिए स्टडी टॉपिक्स को, राइट। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, पर उससे देखिए इंपॉर्टेंट है सही कंसेप्शंस क्या है, राइट। तो आपको इस वीडियो के अंदर मैंने मिसकंसेप्शन भी बताया और बैलेंस कैसे यही बताया शॉर्ट के अंदर। अधिक जानकारी के लिए मेरे आप बाकी वीडियोस आप देखिए जहाँ मैंने आपको सैंडविच मॉडल के बारे में बोला है, एप मॉडल के बारे में बोला है। ऐसे बहुत सारे प्लानिंग रिवीजन वीडियोस मैंने बनाए हैं, इसमें रिवीजन कैसे करना है, स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, प्लानिंग कैसे करना है, ये सब के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। चैनल पे आप हो कि नहीं, सब्सक्राइब किया है ना? अरे सब्सक्राइब कर लो और मेरे वीडियोस को देखिए। तो 1 बाय 1 हर एक वीडियो के अंदर मैंने 1 नंबर ऐसे कंटेंट दिए जो आज तक यूट्यूब के ऊपर आया नहीं है। गो टू द कंटेंट एंड उसको आप इंप्लीमेंट करिए, 100% गारंटी आपका रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को विराम देते हैं विद ऑल दिस वंडरफुल टेक्निक्स एंड ऑल द बेस्ट। कंसिस्टेंटली इन चीज़ों को फॉलो करिए, मिसकंसेप्शंस को दूर करिए, सही कॉन्सेप्ट को समझिए और इस कॉन्सेप्ट को लेके आप आगे बढ़िए कंसिस्टेंटली, बिकॉज कंसिस्टेंसी विल गिव यू सक्सेस। ऑल द बेस्ट।